हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ इसका जो इन्वॉल्वमेंट है ये दो चैप्टर्स में होता है। पहला सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको पता है कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो है वो रेस्पिरेशन की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी कई वीडियोज़ बनाए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। उसी वे में जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। अभी तक हमने जो है वो गैसेस एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी रिस्पिरेटरी सिस्टम में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली कैसे हमारा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू या सेल और वहाँ से इसका बैकफ्लो होता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बॉडी में वो ब्लड के थ्रू होता है, और ब्लड में उसमें कई डिफरेंट वेज होते हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वहीं पे जो पहली चीज़ हमें समझना है वो है हीमोग्लोबिन के बारे में, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को गवर्न करता है, उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन के बारे में जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को एक सुपरफिशियली इन्फॉर्मेशन होती है, क्या होता है, कहाँ होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। बट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, और होपफुली इसी टॉपिक में हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को भी कवर अप करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, जैसा कि आपको पता है, हीमोग्लोबिन का जो सिंबल होता है वो Hb होता है, जिससे कि हम हीमोग्लोबिन को लिखते हैं। आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें जो है वो इस फॉर्म में लिखा रहता है, Hb के फॉर्म में। ओके, सो हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि हीमोग्लोबिन, हमें पता है कि हमारे ब्लड का जो कलर रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर्ड पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन रेड कलर्ड पिगमेंट होता है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। आरबीसी आपको पता है रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का जो कलर होता है वो रेड होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। और ब्लड का भी कलर जो है वो रेड हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉकरोच की या जो है किसी दूसरे एनिमल की, जिसमें कि ये जो रेड कलर्ड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो डिफरेंट कलर्स में भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपको पता है, मैं टॉपिक से थोड़ा सा हटकर आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में जो मेन रेड कलर जो होता है वो आयरन की वजह से होता है। फेरस फॉर्म में जो आयरन प्रेजेंट होता है Fe++, उसकी वजह से जो है वो हमारा जो हीमोग्लोबिन है या ब्लड है उसका कलर रेड होता है। बट बहुत सारे ब्लड के कॉम्पोजिशन में हीमोग्लोबिन में आयरन की जगह पे क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर जैसे ब्लू हो जाता है। फॉर एग्जांपल कॉकरोच वगैरह में आपने ये चीज़ देखी होगी, तो वहाँ पर आयरन का रिप्लेसमेंट क्या होता है, कॉपर होता है, और जिसकी वजह से जो है वो ब्लड का कलर रेड होने की बजाय ब्लू कलर में हो जाता है। ओके, सो बैक टू अवर टॉपिक, दैट इज हीमोग्लोबिन। हम बात कर रहे हैं, इट्स अ रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। पहला पॉइंट, हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है, कहाँ होता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर्ड पिगमेंट होता है जो कि ब्लड की आरबीसी सेल्स में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में। दूसरा पॉइंट आता है कि पहला पॉइंट हमने अभी पढ़ा, रेड कलर्ड और प्रेजेंट इन आरबीसी। दूसरा पार्ट आता है कि इट हैज़ टू पार्ट्स। हमें पता है जब हम हीमोग्लोबिन को पढ़ते हैं तो इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हीम, जो कि आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन होती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। आपको पता है हीमोग्लोबिन नाम से ही है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब ये होता है आयरन कंटेनिंग पार्ट, और ग्लोबिन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन की एक चेन होती है। ओके, जैसा कि मैंने लिख दिया है कि हीमोग्लोबिन जो है वो दो पार्ट में होता है। पहला होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम जो होता है वो आयरन कंटेनिंग Fe++ कंटेनिंग पार्ट होता है, जबकि ग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं, एक प्रोटीन की चेन होती है, राइट, जिसका नाम क्या है, ग्लोबिन।
अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये तो हो गया सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन जिसके बारे में मोस्टली सबको पता है। जो हीमोग्लोबिन होती है इसमें 4 चेन्स होती हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बेसिकली 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। अगर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की आप बात करें तो जैसे कि मान लीजिए इसको आप इस तरीके से जो है वो दिखा सकते हैं, ऐसा करके 4 चेन्स होती हैं। 4 चेन्स में 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये दोनों हमारी अल्फा चेन है और ये दोनों हमारी बीटा चेन है। ये अल्फा चेन क्या होती हैं, बीटा चेन क्या होती हैं, या कि 4 जो हमने बताया आपको कि 4 चेन्स में होता है, ये कैसे होता है, यही हमारा इस टॉपिक का मेन जो है वो सेंटर है जिसको कि हमें पढ़ना है, जिसको कि मैंने आगे स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज केमिकल स्ट्रक्चर। ओके, सो अगर आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझना है तो सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट होता है या जहां से हमें स्टार्ट करना है, एक बात समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक 5 कार्बन की 1 2 3 4 और 5 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग होती है जिसको कि हम बोलते हैं पायरोल रिंग। ओके, एक 5 कार्बन की क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड जो है वो साइक्लिक चेन होती है जिसका नाम है क्या, पायरोल रिंग। ओके, ये पायरोल रिंग जब 4 इस तरीके की 4 पायरोल रिंग आपस में मिलती हैं, 4 पायरोल रिंग्स जब आपस में मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं पोरीफायरिन रिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर 1 2 3 और 4 सेम 5 कार्बन की पायरोल रिंग जो थी, ये 4 जो है वो आपस में कंबाइन करती हैं, तो इस स्ट्रक्चर को अब हम बोलते हैं पोरीफायरिन रिंग। ओके, इस पोरीफायरिन रिंग के सेंटर में, इस पार्ट में, ये जो पार्ट था हमारा, इस पार्ट में जब आयरन कनेक्ट होता है Fe++ जो कि फेरस फॉर्म है आयरन की एट द सेंटर, तो अब हम इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हीम। तो हीम जो हमने यहां पर पढ़ा अभी कि हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं, हीम और ग्लोबिन। तो हीम क्या होता है, हीम के लिए सबसे पहले आपको एक 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग चाहिए जिसका नाम है पायरोल रिंग। ऐसी 4 जब मिलती हैं तो उनको पोरीफायरिन रिंग बोलते हैं, और इनके सेंटर में जब आयरन आ जाता है तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हीम। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हीमोग्लोबिन में हीम का क्या स्ट्रक्चर होता है। हीम का स्ट्रक्चर ये होता है जिसमें 5 कार्बन की साइक्लिक चेन होती हैं, और अब जब इसके साथ ग्लोबिन प्रोटीन, ये जो सेकंड पार्ट था पॉलीपेप्टाइड चेन, जब आकर के मिलता है तो इस पार्ट को हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन मोनोमर। अब ये जो है ये एक्चुअल हीमोग्लोबिन नहीं है, ये हीमोग्लोबिन का एक मोनोमर है। क्यों? जैसे मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन में जो है वो 4 चेन होती हैं, लाइक 4 मोनोमर मिल करके एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आप इस चीज को समझेंगे यहां पर कि ये जो स्ट्रक्चर था हमारा हीम, जिसमें कि 4 जो है वो पोरीफायरिन रिंग प्रेजेंट है, सेंटर में आयरन प्रेजेंट है, इसको हीम बोला। हीम के साथ जब ग्लोबिन प्रोटीन मिला तो ये एक हीमोग्लोबिन मोनोमर बनाता है, हीमोग्लोबिन मोनोमर बनाता है। और ऐसे जब 4 स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं, 4 हीमोग्लोबिन मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब आपको ये चीज समझ में आया होगा कि ऐसे जब आप इसको फॉर एग्जांपल 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का। अगर आप इसको ही सिंपली लेके चलेंगे जिसमें हीम और एक ग्लोबिन है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक मोनोमर है हीमोग्लोबिन का, और ऐसे 4 मोनोमर जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ओके, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया, दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो टेट्रामेरिक होता है। टेट्रामेरिक का मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। टेट्रामेरिक 4 जो है वो पार्ट में डिवाइड होता है। और कैसे होता है वो चीज मैंने आपको बता दी। जब ऐसे 4 मॉलिक्यूल बनेंगे तो उन्हीं को हम नाम दे देते हैं, जिसमें से 2 हम अल्फा चेन मान लेते हैं और 2 जो है वो हम बीटा चेन मान लेते हैं, जो कि आइडेंटिकल होती हैं स्ट्रक्चर में, जिसमें एक हीम होता है और एक जो है वो ग्लोबिन होता है। एक हीम एक ग्लोबिन। तो इसके हिसाब से जो है आपको यहां से पता चल गया होगा
कि अगर हम इन चेन्स की बात करें तो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास 4 जो है वो हीम पार्ट होंगे और 4 जो है वो ग्लोबिन पार्ट होगा, राइट। आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसे 4 स्ट्रक्चर बनेंगे तो 4 आयरन या 4 हीम पार्ट होंगे और 4 जो हैं वो ग्लोबिन का पार्ट होगा। सो ये था हमारा हीमोग्लोबिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है और जो है इसमें कितनी चेन्स होती हैं। चेन्स के नाम अल्फा चेन और बीटा चेन, 2 अल्फा 2 बीटा। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा जिसका स्ट्रक्चर हमने शुरू किया था 5 कार्बन रिंग की पायरोल रिंग से, ऐसे 4 मिले जिनका नाम हुआ पोरीफायरिन रिंग, ऐसे 4 मिलकर के पोरीफायरिन रिंग बनाया और सेंटर में जब आयरन आ जाता है तो उसको हीम बोलते हैं और इस पार्ट के साथ जब ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ती है तो एक हीमोग्लोबिन का मोनोमर बनता है और ऐसे 4 हीमोग्लोबिन के मोनोमर आपस में मिलकर के एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसीलिए हीमोग्लोबिन टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो ये तो हीमोग्लोबिन के बारे में था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाए। ये तो हीमोग्लोबिन का जो है वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और उसका केमिकल स्ट्रक्चर था। हीमोग्लोबिन का यूज़ जो आपको पता है ह्यूमन बॉडी में, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसने भी बायोलॉजी पढ़ी हुई है उसको पता है कि हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कुछ पार्ट जो है वो गैसुअस ट्रांसपोर्ट में जो है वो हेल्प करता है। ओके, सो इसी चीज़ को जो है अब हम पढ़ेंगे आज जो है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है जैसा मैंने अभी बताया ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में जो है वो मेनली हेल्प करता है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि हाउ हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो उसको चेक करते हैं। सो अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। आपको पता है ब्रीदिंग के बाद हमारी ऑक्सीजन लंग्स में होती है और लंग्स से बॉडी के डिफरेंट सेल्स में रिस्पिरेशन के लिए ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन के थ्रू लंग्स से डिफरेंट बॉडी सेल्स में जाती है। ओके, तो ये जाती कैसे है उसी चीज़ को हमें पढ़ना है और किस फॉर्म में कंबाइन होती है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसी चीज़ को हमें डिस्कस करना है। ओके, आपको पता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जो हमने ब्रीदिंग के बाद अपने लंग्स में पहुंचाई है, यहाँ से हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है ऑक्सीजन और बॉडी के डिफरेंट बॉडी सेल्स में जाती है। ये 2 तरीके से हो सकता है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है हमारी बॉडी के अंदर लंग्स टू, आपको पता है ये चीज़ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लंग्स टू टिश्यू। ये 2 तरीके से होता है, या तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाए और या तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर दे। तो 2 फॉर्म होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के इन आवर बॉडी। पहला ब्लड प्लाज्मा, आपको पता है जिसने भी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है या ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ा है उसमें पता है कि ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड प्लाज्मा होता है, वाटर होता है। तो ये सारी चीज़ों में जो ब्लड प्लाज्मा होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी या वाटरी स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ब्लड के कंपोजिशन में, उसमें नॉर्मली डिसॉल्व होकर के ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। बट इस तरीके से हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है उसका जो मार्जिन है वो बहुत कम है। ओनली 1.5% ऑफ टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। ओके, कि ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के सिर्फ और सिर्फ हमारे टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का हमारी बॉडी के अंदर 1.5% ही ट्रांसपोर्ट होता है। 98.5% लाइक रेस्ट जो हमारे पास मेजर जो सोर्स है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट सेल्स, वो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके। इसीलिए मैंने लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि हीमोग्लोबिन का जो पार्ट होता है वो दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिस्पिरेशन पढ़िए आप या कि सर्कुलेशन पढ़िए। ओके, सो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, ये मैंने बताया 98.5% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके एक पार्ट मतलब लंग से जो है वो टिश्यू या सेल्स में जाता है। किस फॉर्म में जाता है, कैसे कंबाइन करता है, इस चीज को समझते हैं मैंने यहां पर लिखा है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है और 98.5% जो है वो ट्रांसपोर्ट इस फॉर्म में होता है। आप देखेंगे कि एक हीमोग्लोबिन से
4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करते हैं। अब इसका जो बैकग्राउंड है इसको समझाने के लिए ही इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, अगर आपको वो पता है तो इस पॉइंट को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली 4 जो है वो चेन्स होती हैं, लाइक A1, 2, 3 एंड 4, राइट। आपको पता है हर एक पार्ट के पास, मैं इसको डिफरेंट इंक से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, 1, 2, 3 और 4। तो एक हीमोग्लोबिन में, ये हमारा एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है जिसके पास 4 जो है वो आयरन प्रेजेंट होते हैं। आपको अभी मैंने बताया कि जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वो टेट्रामेरिक होता है। टेट्रामेरिक का मतलब 4 पार्ट होते हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं और हर एक चेन के 2 पार्ट होते हैं। एक उसका हीम पार्ट होता है और दूसरा ग्लोबिन पार्ट होता है, राइट। ये फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है इस तरीके से। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, यहां पर वो आयरन या जो फेरस फॉर्म है यहां पे कंबाइन करता है। तो आप इसको यहां पे लिख सकते हैं कि एक जो आयरन होता है उसके साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ सकता है इस तरीके से। ये तो आपने देखा कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में चूंकि 4 आयरन प्रेजेंट होते हैं, 4 जो है वो फेरस फॉर्म प्रेजेंट होता है आयरन का, और एक से एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा मैंने यहां लिख दिया है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 जो है वो चेन होती हैं, 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं। हर एक चेन के पास एक हीम पार्ट होता है, मतलब 2 अल्फा के पास हीम हो गए, 2 बीटा के पास हीम हो गए। तो टोटल हीमोग्लोबिन में हीम कितने मिले हमें? 4। और एक हीम मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ सकता है, तो 4 हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन, और ये बनाता है HbO2 का 4, राइट, जिसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जब कभी ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है HbO2 का 4, ये जो है इसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैसे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में मोनोमर में नहीं, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम पार्ट होते हैं। 4 के चारों हीम पार्ट सेपरेट 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और यही मोड होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ओके, तो यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या जैसे एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है तो अचानक से जैसे ही लंग्स में ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो जैसे ही वो आया तो क्या 4 मॉलिक्यूल अचानक से जाकर के जो है वो ऑक्सीजन के एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। एक टाइम में एक ही जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में जुड़ता है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा, जिसको कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन इज कोऑपरेटिवली फ्रेंडली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए, यहां पर मैं समझा देता हूं इस बात को, कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है और यहां पे ये हीमोग्लोबिन है, राइट। ये हीमोग्लोबिन है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन है, या आप कह लीजिए ये 4 जो है वो हीम पार्ट है। अब हमारे पास ऑक्सीजन है, जैसे ही ये कंडीशन मान लीजिए हमारी लंग्स की है या एल्वियोलाई जिसको हमने बोला था, राइट। अब ये ऑक्सीजन जब यहाँ पर हमारे ब्लड में आएगी तो आपको पता है कि अभी इनिशियल स्टेज में 4 के चारों हीम पार्ट जो हैं वो फ्री हैं कंबाइन करने के लिए ऑक्सीजन से। तो ऐसा नहीं होता कि 4 ऑक्सीजन जा करके 4 जो है वो यहाँ पर आयरन के साथ जुड़ गए, नहीं। एक ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो यहाँ पर O2 आ गया, राइट। अभी भी इनके पास 3 वैकेंट स्पेस हैं।
तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है कि कोऑपरेटिवली फ्रेंडली ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ कोऑपरेटिव फ्रेंडली होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन शुरुआत में जब चार की चारों जो है वो स्पेस जो है वो फ्री होते हैं कॉम्बिनेशन के लिए ऑक्सीजन के साथ आयरन के, तो वो शुरुआत में थोड़ा झिझकता है जाने में, लेकिन जब एक ऑलरेडी जुड़ जाता है उसके साथ तो दूसरा जो है वो उसके लिए इजी हो जाता है जाना, और जब दो जुड़ जाते हैं तो तीसरे के लिए इजी हो जाता है, और जब तीन जुड़ जाते हैं तो ये हमारा चौथे के लिए इजी हो जाता है। इसको ऐसे समझिए कि फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट में आप गए, रेस्टोरेंट में आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आप चार दोस्त जो हैं वो मिलने वाले हैं उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में। अब आप गए, आप सबसे पहले पहुंच गए, आपने जो टेबल रिजर्व की है वो टेबल जो है वो खाली है, उसमें चार कुर्सियां जो हैं वो लगी हुई हैं, राइट। अब आपने ये सोचा मैं तो अकेला हूं, है कि नहीं, मैं अकेला हूं, मैं वहां पर जाकर के बैठूंगा, टाइम पास नहीं हो पाएगा, तो आप झिझकेंगे। वही चीज है यहां पर, जब चार की चारों प्लेस जो है वो फ्री होते हैं तो पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वहां पर जाकर के कंबाइन करने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है, बट जैसे ही एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो हीम के साथ कनेक्ट हुआ, दूसरा, अब मान लीजिए कि आप उस टेबल पे बैठ गए, अब आपका दूसरा दोस्त आया, राइट, तो वो जब आपको देखेगा कि ओह मेरा फ्रेंड तो ऑलरेडी जो है वो बैठा हुआ है, भले ही तीन कुर्सियां खाली हैं लेकिन एक तो ऑक्यूपाइड है ना, तो एटलीस्ट मैं जाऊंगा तो मेरा टाइम पास होगा, वेट नहीं करना पड़ेगा और मैं उसके साथ गपशप मारूंगा, बैठ के बात करूंगा। तो दूसरा वाला जब ऑलरेडी एक पहले से बैठा होता है तो दूसरे वाले के लिए इजी हो जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के कंबाइन करना। यही चीज यहां पर ऑक्सीजन के साथ होती है कि जब एक मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो दूसरे को जुड़ना, तीसरे को जुड़ना और चौथे को जुड़ना जो है वो आसान हो जाता है। इसी को मैंने लिखा था कि कोऑपरेटिविटी फ्रेंडली होता है ये, ओके, कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होता है, लेकिन तब जब ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल जो है उसके साथ कंबाइन करता है। तो दिमाग में ये चीज कभी मत रखिएगा कि चार मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जाकर के अचानक से हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में जाकर के जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। वन बाय वन जो है वो जुड़ते हैं, डिपेंड करता है कि ऐसा भी नहीं है कि वो हर वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड रहता है, नहीं, कुछ पार्ट खाली रहता है, कुछ पार्ट जो है वो ऑक्यूपाइड रहता है। ठीक यही चीज जो है वो जब हमारे पास, अब इसको आगे थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। मान लीजिए कि अब ये हमारी टिश्यू की कंडीशन है। टिश्यू की कंडीशन में आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन आयरन के साथ कंबाइन है ये टूटेगा, टूट करके जो है वो रिस्पिरेशन में, सेलुलर रिस्पिरेशन में जाएगा। ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता है। अब होता क्या, ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये आया यहां पर एक हीमोग्लोबिन 1 2 3 4 जिसके पास क्या है, जिसके पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, राइट। अब जैसे ही ये टिश्यू में आएगा तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां से टूट करके रिस्पिरेशन में जाएगा और वहां से सेलुलर रिस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तो क्या एक ही बार में चार के चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन को छोड़ करके चले जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। ये ठीक इसका अपोजिट होता है। लाइक जैसे जुड़ने की कंडीशन में होता है वैसे ही हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का सेपरेशन भी 1 बाय 1 ही होता है। पहले एक मॉलिक्यूल जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा। वो भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी एनर्जी की वहां पर जरूरत है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन में ऐसा चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप रेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है सिर्फ एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जाए। अब आपको पता है कि ब्लड में करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस के फॉर्म में आरबीसी हैं और उसी के फॉर्म में जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैं तो सिर्फ एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आप आराम कर रहे हैं, आपको उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ से टूटेगा और सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा ताकि आपको एनर्जी मिले। अब मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये प्रोसेस जो टूटने की है, ये एक की बजाय दो, दो की बजाय तीन, तीन की बजाय चार, ऐसा करके सारे
के सारे आरबीसी जो होते हैं उनसे ये जो हीमोग्लोबिन होता है उनसे ऑक्सीजन जो है वो टूट करके सेलुलर रेस्पिरेशन में जाते हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो बॉटम लाइन ये हुआ, ये पूरा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बताया आपको, इसकी बॉटम लाइन सिंपली इतनी है कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो भी वो 1 by 1 जुड़ता है, एक साथ जाकर के 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन पे नहीं जुड़ते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हीमोग्लोबिन टिश्यू में जाता है और वहां पर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन को छोड़ करके सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, तो भी ऑक्सीजन जो टूटता है हीमोग्लोबिन से वो 1 by 1 होता है। ऐसा नहीं है कि 4 के चारों एक बार में जो है वो हीमोग्लोबिन को छोड़ करके टिश्यू में चले गए या सेलुलर रेस्पिरेशन में चले आए। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिविटी फ्रेंडली, कि ये कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ और उसी के हिसाब से ये अपनी फ्रेंडशिप बनाते हैं। एक आ जाएगा तो दूसरे को आना आसान हो जाएगा, 2 आ जाएंगे तो तीसरे और चौथे को आना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो ये पॉइंट था हमारा। यहां पर एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा यहां पर लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बर्निंग के बाद निकलती है, किसी भी चीज को जब आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैसेस होती हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 300 टाइम्स ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ मतलब कि अगर किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में या किसी ऐसी आप एयर कंडीशन में हैं जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 300 टाइम्स ज़्यादा जो है वो कंबाइन करने की कैपेसिटी रखता है। और जैसा ही ऐसा एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा आपको तुरंत सफोकेशन होने लगेगा। उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने का चांस नहीं मिलेगा। सारा का सारा हीमोग्लोबिन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाएगा और आपको फिर क्या होगा? जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रिस्पिरेशन नहीं होगा, रिस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो आपकी बॉडी का फंक्शन धीरे धीरे करके स्लो हो जाएगा। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हम पॉइजनस गैस कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 300 टाइम्स मोर जो है इसकी कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने की। रीज़न मैंने बता दिया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा कंबाइन करेगा, तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी बॉडी के अंदर, ब्लड में या टिश्यूज़ में, सेल्स में, तो उसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा और आपको सफोकेशन होने लगेगा और कुछ देर के बाद आपकी डेथ हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हमने जो आज पढ़ा है ये बेसिकली हीमोग्लोबिन से रिलेटेड था। हीमोग्लोबिन में हमने उसका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े, कैसे जो है वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि कितने मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, क्या क्या उसमें होता है, और सिर्फ जुड़ते ही नहीं हैं, कैसे जो है वो टूटते भी हैं। टूटने का मतलब रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इन टिश्यू सेल्स। ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि कैसे जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से निकल करके सेलुलर रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। उसका भी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि एक बार में 4 के चारों जो है वो नहीं जाते, 1 by 1 जाते हैं। ओके, सो होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये रिस्पिरेशन का हमारा नेक्स्ट पार्ट था जिसमें कि हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा। इसके आगे जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। ओके, सो 1 by 1 मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करूं। और जिन्होंने इस टॉपिक से शुरू किया है, अगर उनको रिक्वायरमेंट है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, तो आप पहले वीडियो से देख सकते हैं जिसमें कि रिस्पिरेशन एज एन इंट्रोडक्शन वहाँ से मैंने शुरू किया है और ऑलरेडी 1 by 1 करके जो है वो समझाने की कोशिश की है सेपरेट पार्ट्स में। ओके, सो ये तो हमारा ये टॉपिक हो गया था और होपफुली आने वाले टाइम में जो है वो कुछ और दूसरे इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक से लेकर के आएंगे और उस पर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। ओके।